Good morning, class Earth. Today's your the section is civics, lesson 4, the Indian judiciary. भारतीय जो न्याय प्रणाली है, न्याय से संबंधित ये लेसन आपका, ठीक है। और ये जो पिक्चर बना हुआ है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में जो न्याय की व्यवस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इंडियन जुडिशरी इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार का ये मतलब कि तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। पहला दूसरा आपको पढ़ा ही दिया मैंने, ठीक है। पहला आपका पार्लियामेंट है और जो सेकंड है आपके जो एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं सारे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। थर्ड जो लेवल, जो थर्ड ऑर्गन जो कहलाता है हमारा इंडियन जुडिशरी का होता है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जस्टिस, न्याय दिलाते हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। और वो संविधान में भी वो दखल दे सकते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो संविधान को चेंज करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है। प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की रक्षा भी करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है वो कोई भी डिस्प्यूट्स हो, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको भी सेटल करते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं वो हमारा दिल्ली में ही है, ठीक है। एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम, और ये सब कुछ मतलब कि एकीकृत है। नेक्स्ट हम अगर बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है हिंदी में, ठीक है। और हाई कोर्ट जो होता है वो हमारे स्टेट्स के होते हैं, पर्टिकुलर मतलब कोई भी टेरिटरी या फिर स्टेट्स के एक हाई कोर्ट होता है। जैसे अपने यहाँ का यूपी का है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहलाता है, ठीक है, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। इसके अलावा हर एक ज़िले के अंदर भी एक कोर्ट होता है जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे कोर्ट के हमेशा 3 सेक्शन कहलाते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट हो गया जो कि पूरे कंट्री का एक होता है, हाई कोर्ट सभी स्टेट्स में लगभग होते हैं, और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे इंडिपेंडेंस जुडिशरी के बारे में। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी इसलिए कहलाती है क्योंकि क्या है, इट्स प्रोवाइड्स फॉर ए इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ठीक है। भारत का जो संविधान है वो मतलब कि स्वतंत्र होकर के न्याय व्यवस्था लागू रहे, चलती रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए इसे इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो हमारे जो संविधान होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर होते हैं, ये हमारे न्याय प्रणाली के अंदर किसी प्रकार की दखल नहीं दे सकते, ठीक है। ये इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहलाती है क्योंकि इनकी जो न्याय व्यवस्था होती है वो किसी के बिना दखल के चलती है, राइट। तो आप ये मान के चलो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर कोई किसी चीज़ की प्रणाली, न्याय की व्यवस्था में कोई वो डिसीजन में कोई वो हस्तक्षेप करते हैं तो ये हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए देखा होगा कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आकर के उसकी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे किसान का ही बिल है, किसान का जो बिल चल रहा है वो क्या हो गया, फिर जब उसका डिसीजन नहीं लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट को फिर दखल देना पड़ता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। और उसमें मतलब कि उसकी जो प्रोसेस है उसको मतलब कि एंड पे लाने के लिए और सभी को सेटिस्फेक्शन के लिए, इसलिए कोर्ट आगे आता है, ठीक है। तो आप देखोगे इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम के जो कौन कौन से मेजर पॉइंट हैं, इसमें चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज आर सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी चीफ जस्टिस हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के हों, उसको इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जब वो अपॉइंट करते हैं तो वो मतलब कि एडवाइस भी लेते हैं मेन चीफ जस्टिस से जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट जो हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो एडवाइस ज़रूर लेते हैं कि पर्टिकुलर बंदे को हम मतलब कि चीफ जस्टिस बना रहे हैं हाई कोर्ट का,
ठीक है, मतलब वो कैपेबल है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि एक एबिलिटी वही चेक कर सकता है जो ऑलरेडी उस फील्ड में रहता है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस लेते हैं। और कभी कभी किसी अगर चीफ जस्टिस ने कोई गलत काम कर रहा हो या फिर किसी उसमें रॉन्ग प्रोसेस में पहुंच जाता है, तो उसको रिमूवल करने का अधिकार जो होता है वो एक प्रोसेस के तहत होता है। ठीक है, जिसमें मतलब कि जो डिग्नरीज पर्सन होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, उसको उस प्रोसेस की तरह हटाया जाता है, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरीज और अलाउंसेस जो मिलते हैं वो मतलब कि हमेशा मिलते हैं। बस एक कंडीशन पे इनकी सैलरी कम होती है, जब कभी हमारे भारत की आर्थिक स्थिति ख़राब होती है। अदरवाइज उनको सारी फैसिलिटीज़ जो हमेशा है वो सैलरी हमेशा वही मिलती रहती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी होती है वो हाई कोर्ट से ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट हम बातें करेंगे स्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, उसमें हर सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है कंट्री का। तो इंडिया का जो है वो दिल्ली में है और उसमें करीब 25 जजेज की मतलब अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हाई कोर्ट, अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बातें करें तो यहाँ पर जो जितने होंगे चीफ जस्टिस, तो वो लगभग 20 के आसपास होंगे। ठीक है, मतलब 20 जज होते हैं एक हाई कोर्ट के अंदर। और हमारे पूरे 29 स्टेट्स में से टोटल जो है 21 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट और 21 हाई कोर्ट्स है। और कुछ 6 जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसी न किसी के अंडर में काम करते हैं। जैसे एक हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा, दोनों स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है, जिसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे हम बातें करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जज की। वो जज भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल मतलब एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ वो 5 साल का हाई कोर्ट में जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। और शॉर्टकट में अगर आप बता दें, उनका जो टेन्योर होना चाहिए, मतलब कि वो 65 की एज तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, खुद से वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। अगर कुछ गलत काम होते हैं तो उनको इम्पीचमेंट के तहत उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और ये इम्पीचमेंट तभी होता है जब उनका किसी भी चीज़ में वो इंडल्ज होते हैं, मिसबिहेवियर में। ठीक है, या फिर किसी पार्लियामेंट के इनकैपेसिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कोई उनका भागीदारी होता है तो उनको इम्पीचमेंट के तहत से उनको हटाया जाता है। और नेक्स्ट है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रक्चर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, नेक्स्ट हाई कोर्ट है, उसके बाद इसे सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हम अगर इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सिविल कोर्ट्स और दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिविल जज सीनियर डिवीज़न होते हैं, जूनियर डिवीज़न होते हैं, सिविल मेट्रोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, और मजिस्ट्रेट होते हैं। और हम क्रिमिनल कोर्ट की बातें करें तो यहाँ पे सेशन कोर्ट के नाम से जाना जाता है इनका जो क्रिमिनल कोर्ट होता है। यहाँ पे जो जज बैठते हैं वो एडिशनल सेशन कोर्ट होते हैं, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं और मजिस्ट्रेट होते हैं। राइट, सैलरीज एंड अलाउंसेस आपको मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। इनको जो अलाउंस मिलते हैं, मतलब जो घर उनको मिलता है वो फ्री रहता है कम्प्लीटली। ठीक है, और इनकी सैलरी कभी कम नहीं की जाती, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान पर इनकी सैलरी कम की जाती है। और पावर की बातें करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत इनको जो होता है मतलब कि डायरेक्टली इनके पास केस आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ये डिस्प्यूट को भी हैंडल करते हैं, यहाँ तक कि किसी और स्टेट की गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे एक अभी केस आया था बिहार के गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का, खास करके सुशांत सिंह राजपूत के केस के लेकर के। ठीक है, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उस तरह के डिस्प्यूट्स को भी हैंडल सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट होता है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन के तहत ये होता है कि हाई कोर्ट से दिया गया डिसीजन अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वो दोबारा फाइल कर सकता है। ठीक है, इसी को एपेलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। थर्ड होता है एडवाइजरी रोल, मतलब कोई ऐसा केसेस होता है जिसमें मतलब कि प्रेसिडेंट को दखल देने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें एडवाइजरी रोल के तहत जो होता है सुप्रीम कोर्ट जो है केस को देखता है। ठीक है, मान लो अगर
ये जो किसान का बिल है इस पे कभी कोई बात नहीं होती है और इसमें मतलब कि दंगा फसाद बढ़ जाता है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दखल दे सकते हैं, बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस केस को देखिए। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उसका गार्जियन भी कहलाता है। मतलब गार्जियन होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके राइट्स को मतलब कि कोई चोट पहुंचा रहा है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उस फाइल केस कर सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है उसको रिट बोलते हैं। ठीक है। उसका जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिट कहते हैं। और जो भी डिसीजन होता है उसको रिटन में रिकॉर्ड रखती है। मान लो इन फ्यूचर में अगर सेम टाइप का केस आता है तो उन्होंने पहले क्या डिसीजन दिया था और नया डिसीजन क्या होता है उसका रिकॉर्ड वो रखती है, उसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। लास्ट है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। ठीक है। दखल देने का मतलब ही इंटरप्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट बातें करें स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी का जैसे अगर यूपी की बातें करते हैं तो यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 29 स्टेट्स में से 21 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है। साथ ही साथ यूनियन टेरेटरीज़ को भी हाई कोर्ट देखती है। राइट। तो पार्लियामेंट को मतलब कि ये पावर है कि किसी दो स्टेट्स को एक के अंडर में रखा जा सकता है, सेम जैसे पंजाब और हरियाणा का है। ठीक है। तो वो हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ कहलाता है। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का डिफरेंसेस जो होता है यहाँ पे देखो दे रखा गया है डिटेल में। तो क्रिमिनल लॉ जो होती है वो जो डील करती है मतलब कि लॉ की सुरक्षा के लिए। ठीक है। अगर कुछ कोई चोरी हो जाती है या फिर कोई वुमेन को हैरेसमेंट करता है तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ बने हुए हैं। और यूजुअली और जब एफआईआर दर्ज किया जाता है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन करती है जब वो केस फाइल हो जाता है कोर्ट में। ठीक है। और अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, कोई अपराधी पाया जाता है तो उसको फिर वो फाइन दिया जाता है, फाइन भरना पड़ता है और साथ ही साथ उसको जेल भी होती है एज पर द कोर्ट डिसीजन जो वो डिसाइड करती है। ठीक है। हम अगर बातें करते हैं सिविल लॉ, तो सिविल लॉ के अंतर्गत अगर किसी ह्यूमन या इंडिविजुअल के राइट्स को कोई धक्का पहुंचता है, चोट पहुंचती है, नुकसान होता है, तो उस केसेस में जैसे कोई डिस्प्यूट्स है खासकर लैंड को लेकर बेचने के लिए या फिर ख़रीदने के लिए, कोई हम सामान कोई ख़रीदते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है या फिर रेंट का मैटर हो, किराए का मैटर हो या फिर डिवोर्स केसेस हो तलाक से रिलेटेड। ठीक है। तो ये सारे जो रिलेवेंट होते हैं वो सारे सिविल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जहाँ पे वो सिविल कोर्ट के जो जज होते हैं वो देखते हैं, चाहे लैंडलॉर्ड का केस हो या टेनेंट का केस हो। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक रिलीफ जो होता है वो देती है, खासकर अगर किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट होता है तो उसको फाइन भरना पड़ता है। ठीक है। अनदर पार्टी को मतलब कि उस तरह का जो बेयर जो मतलब कि गलत होता है उसको बेयर करना पड़ता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। राइट। तो ये हो गया हमारा सिविल कोड और क्रिमिनल लॉ। और हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बातें करें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हम जो कंट्रोल करती है वो हाई कोर्ट करती है। ठीक है। हाई कोर्ट के अंडर में सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, जैसे हाई कोर्ट हमारा इलाहाबाद का हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है जो कचहरी के अंदर है यहाँ पर, और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे प्रतापगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है। जितने भी हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है। और उसकी भी कैटेगरी होती है, तो एक को सेशन कोर्ट बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। तो सेशन कोर्ट के अंतर्गत मतलब कि क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत मतलब सिविल केसेस देखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। ठीक है। और लास्ट होता है एक रेवेन्यू कोर्ट होता है। रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत स्पेशली रेवेन्यू से रिलेटेड मतलब रुपये पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत देखी जाती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और किसी प्रकार का जो मनी मैटर है, खासकर ये सब रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत देखा जाता है। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बातें करते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
जिसे डीसी बोलते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीसी होता है, ठीक है। और बहुत से स्टेट्स के अंदर डीसी बोले जाते हैं, और यूपी में डीसी को यहाँ पे डीएम बोले जाते हैं, ठीक है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उनके अंडर में तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, ये भी सब मतलब कि जजमेंट में हिस्सेदारी लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। और जो लोअर लेवल पे होता है एक न्याय पंचायत जो होती है, जो गांव की ग्राम पंचायत के बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे केसेस को भी न्याय पंचायत देख लेती है। अगर न्याय पंचायत के डिसीजन को किसी अगर पसंद नहीं आता है तो उसको मतलब कि वो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फिर न्याय पसंद नहीं आता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट का नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट डिसीजन, ठीक है। लास्ट में हम बातें करेंगे लोक अदालत की। होता क्या है कि लगातार केसेस बढ़ने की वजह से बर्डन बढ़ जाता है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट फिर डिसीजन नहीं ले पाती है, और सालों साल लोगों के जो केसेस होते हैं वो फंसे रहते हैं, ठीक है, पेंडिंग रहते हैं। तो फिर एक लोक अदालत बनाया गया है खासकर गरीबों के लिए, जो मतलब कि पैसे ज़्यादा वहन नहीं कर पाते हैं वकीलों का। तो उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी एक साथ बैठती है और दोनों पार्टी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक कंप्रोमाइज़ होता है, और उस कंप्रोमाइज़ के तहत किसी डिसीजन में पहुंच करके ऑन द स्पॉट लोक अदालत में डिसीजन दे दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह के जो सारे होते हैं खासकर केसेस को लेकर के, फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के, लेबर डिस्प्यूट्स को लेकर के, इन सारे केसेस को वो देखती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, बैंक रिकवरी, ये सारे केसेस लोक अदालत के अंदर ऑन द स्पॉट डिसीजन किया जाता है। लोक अदालत ऐसे ही होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। पहली बार जो लोक अदालत स्टार्ट किया गया था वो गुजरात के जूनागढ़ में किया गया था 14 मार्च 1982 को, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट, सेम केसेस होता है। हाई कोर्ट के जज को जो अपॉइंट वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और भी जो अलग छोटे छोटे जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, ठीक है। और ये जो राय मशवरा अगर लेने का काम होता है तो प्रेसिडेंट जो होता है चीफ जस्टिस से राय मशवरा लेकर के लोगों के अपॉइंटमेंट करते हैं। हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, लगभग सेम होता है, बस क्या होता है वो उसकी जो एक्सपीरियंस होते हैं, डेट इज़ रिटायरमेंट की एज, वो 62 की एज होनी चाहिए। बाकी सब कुछ एज इट इज़ जैसे सुप्रीम कोर्ट का है सेम वैसे हाई कोर्ट का भी होता है, ठीक है। तो वो 62 ईयर्स की एज तक का उनका मतलब टर्म होता है, और सेम प्रोसेस के तहत वो अपॉइंट भी होते हैं। अगर कोई रॉन्ग थिंग्स हो तो इम्पीचमेंट के तहत उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अकोमोडेशन भी उनको फ्री में मिलता है, और सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है वो हाई कोर्ट के जज को ही मिलती है, ठीक है। सैलरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है बस, अदरवाइज सब कुछ फैसिलिटी सेम होती है। और सेम फंक्शन ऑफ पावर हाई कोर्ट को भी है जो सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है डायरेक्टली केस अगर हाई कोर्ट के अंदर आता है तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहलाता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू से होकर के ऊपर आता है हाई कोर्ट में तो उसे एपेलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। और हाई कोर्ट को अधिकार होता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के सुपरवाइज कर सके, ठीक है, टेरिटोरियल रीजन का या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का। सेम केसेस लोक अदालत का है, जैसे कि मैंने भी बताया लोक अदालत में सेम 2 मेंबर्स होते हैं, दोनों मेंबर्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो भी फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाते हैं आपस में बात करने के बाद, वो डिसीजन मान्य हो जाता है लोक अदालत देने के बाद। अगर लोक अदालत में कोई डिसीजन हो जाता है तो फिर उसको ऊपर किसी जगह पे क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि गेट अ चीफ जस्टिस फॉर द पब्लिक, ठीक है। इसमें कोई भी व्यक्ति, किसी को भी लगता है कि मान लो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन के खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो, ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप इस शहर में रहते हो, चाहे आप इस शहर में रह करके मुंबई के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो पोल्यूशन के खिलाफ, ठीक है। इसी को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें होता क्या है, ये पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। जैसे एक केस के तहत यहाँ पे दे रखा हुआ है किसी का नाम, तो इसमें एक जिंदाल जी हैं, जिंदाल जी ने केस कर रखा हुआ था वो एफुलवेंट ट्रीटमेंट प्लांट के तहत, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पॉल्यूशन के खिलाफ ही किया, और फिर उसके बाद दिल्ली में एक ईटीपी की व्यवस्था की गई जिससे मतलब कि वहाँ की हवा को साफ़ सुथरा रखा जाए, राइट। तो ये जो टर्म्स हैं ये सारे रिलेट करते हैं आपका
इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दिया हूँ, और ये MCQs और ये जो हमने पढ़ा वो सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप इसको अच्छे से लर्न करिए। क्लियर है? और ये आपके वन वर्ड आंसर और इसके डिटेल्स आपको मैंने अलग से भेज देता हूँ, राइट। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। और ध्यान से दोबारा अगर देख लीजिएगा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो। ओके बच्चों।